इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक से। पाठ 38। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। दूसरे देशों की तुलना में इंग्लैंड में आंतरिक शांति की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी। 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ गया था। इंग्लैंड का गृह युद्ध 7 वर्षों तक जारी रहा। चार्ल्स प्रथम गृह युद्ध के समय इंग्लैंड का सम्राट था। गृह युद्ध के समय राजा के समर्थकों को कैबिलियर कहा गया। गृह युद्ध के समय संसदीय व्यवस्था के समर्थकों को राउंड हेडर्स कहा गया। गृह युद्ध के दौरान चार्ल्स प्रथम यानी गृह युद्ध के समय सम्राट चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई। गृह युद्ध के पूर्व सन 1215 ईस्वी में भी इंग्लैंड के राजा को जनता की मांग मानने के लिए मजबूर किया गया था। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सामंतों ने सम्राट जॉन को एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु मजबूर किया। सामंतों के अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा नाम दिया गया, जो सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। 1640 ईस्वी में इंग्लैंड में मध्यम वर्ग ने क्रांति की थी। 1640 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप पुराने सामंती प्रतिबंधनों से छुटकारा मिला और उद्योगपतियों के हाथ में शक्ति आ जाने से ब्रिटेन के उद्योग धंधों की अभूतपूर्व प्रगति हुई। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण क्रांति के समय स्टुअर्ट वंशीय सम्राट जेम्स द्वितीय का शासन था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति नाम से जाना जाता है। 1688 ईस्वी की महान अंग्रेजी क्रांति शांतिपूर्वक संपन्न हो गई थी। इंग्लैंड का राजा बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। सम्राट जेम्स द्वितीय द्वारा संसद की सर्वोच्चता को चुनौती देने के फलस्वरूप ही इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में क्रांति हुई थी। सम्राट जेम्स द्वितीय को अपने निरंकुश शासन, संसद की अवहेलना करने तथा प्रोटेस्टेंट धर्म विरोधी नीति के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी थी। 1688 ईस्वी की क्रांति के बाद इंग्लैंड का सम्राट बना विलियम तृतीय। 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में स्वसंध राजतंत्र की इमारत टूट चुकी थी। संसदीय शासन पद्धति की स्थापना हो जाने से जनसाधारण के अधिकार सुरक्षित हो गए थे। राजनीति एवं धार्मिक अत्याचार के भय से मुक्ति पाकर लोग आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होने लगे थे। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वालपोर स्वयं एक योग अर्थशास्त्री था। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में इंग्लैंड को गृह युद्ध या बाह्य आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी। आंतरिक शांति और सुदृढ़ व्यापार की प्रगति में सहायक थी, जबकि यूरोप के अन्य देश राजनीतिक उलझनों में फंसे हुए थे। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। 1868 तथा 1884 ईस्वी के सुधार अधिनियमों के द्वारा इंग्लैंड में मजदूर वर्ग को मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया था। मजदूरों का मताधिकार प्राप्त होने से इंग्लैंड में समाजवादी आंदोलन में तेजी से प्रगति का दौर शुरू हुआ। इंग्लैंड में जनवरी 1900 ईस्वी में ट्रेड यूनियनवादी तथा समाजवादी गुटों जैसे सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन, फेबियन सोसाइटी तथा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सदस्यों की मिलीजुली बैठक हुई। इस बैठक के परिणाम स्वरूप लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी नामक एक संगठन अस्तित्व सामने आया। 1969 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने अधिकारों का अधिनियम को पारित किया। इसके साथ इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। औद्योगिक क्रांति
संसार में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच इंग्लैंड में महान आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई। इतिहासकार आर्नल्ड टॉयनबी ने ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। साधारणतः कांसे, लोहे, कोयले और वस्त्र आदि दूसरी चीजों के उत्पादन के ढंग में आमूल परिवर्तन की औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों? जिस तरह 18वीं शताब्दी में राजनीतिक क्रांति के सभी साधन फ्रांस में मौजूद थे, उसी प्रकार इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति के सभी उपादान उपलब्ध थे। आंतरिक शांति 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति ने इंग्लैंड में सामाजिक शांति और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। मध्यम वर्ग का उदय 17वीं शताब्दी में व्यापारिक क्रांति के कारण मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ रही थी। पूंजी की अधिकता 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारी देश था। बैंक प्रणाली के विकसित होने से कर्ज देने योग्य पूंजी की प्रचुरता थी। माल की जोर पकड़ती मांग 18वीं शताब्दी में यूरोप में हो रहे युद्धों के कारण इंग्लैंड ही नहीं मित्र राष्ट्रों के सैनिकों के भी जूते, कपड़े, बटन, शस्त्र तथा अन्य युद्ध सामग्रियों की मांग इंग्लैंड ही पूरी करता था। ये मांगे बढ़ती जा रही थी, जिससे बड़े पैमाने पर माल पैदा करने के दबाव ने औद्योगिक क्रांति को अपरिहार्य बना दिया। कृषि क्रांति इंग्लैंड में सर्वप्रथम कृषि क्रांति हो चुकी थी। आधुनिक तरीके से कृषि होने के कारण कई किसान बेकार हो गए, जो अपनी जीविका चलाने के लिए मिल मालिकों के लिए मजदूरी करने लगे। इसे श्रम शक्ति की पूर्ति हुई। पूंजी और श्रम शक्ति का संयोग ही औद्योगिक क्रांति का सार बना। कुशल कारीगरों की उपलब्धता 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में कुशल कारीगर मजदूर इंग्लैंड आकर खेतीबाड़ी और उद्योग धंधों में लग चुके थे। कच्चे माल की सुविधा एक बड़े साम्राज्य के स्वामी इंग्लैंड के पास बहुत उपनिवेश थे। उन उपनिवेशों से इंग्लैंड को बड़ी मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होता था। गुलामों की उपलब्धता उपनिवेशों से इंग्लैंड को अधिक श्रम करने हेतु बड़ी संख्या में गुलाम भी आसानी से मिले थे। उपनिवेशिक साम्राज्य की वृद्धि से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति को काफी बल मिला, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख चीजें पूंजी, श्रम, कच्चा माल, बाजार आदि उपनिवेशों से ही मिल जाती थी। जनसंख्या में वृद्धि 1775 ईस्वी में इंग्लैंड में फाउंडलिंग हॉस्पिटल की स्थापना से हजारों बच्चों की रक्षा हुई। चिकित्सा की सरकारी सहायता से इंग्लैंड की संख्या काफी बढ़ी, तो चीजों की मांग भी बढ़ी। वाणिज्यिक संघों के पतन होने से स्वतंत्र व्यवसाय के उदय के कारण भी औद्योगिक क्रांति को काफी बल मिला। गुलामी प्रथा का अंत होने से स्वतंत्र लोग कोयले और लोहे के क्षेत्रों में आजीविका ढूंढ मन मुताबिक काम करने लगे। व्यापारिक संगठन, गुलामी प्रथा तथा वणिक संघ की समाप्ति से उद्योग धंधे बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों के हाथों में केंद्रित हुए, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी। वैज्ञानिक खोजों या आविष्कारों के कारण भी औद्योगिक क्रांति को काफी प्रोत्साहन मिला। इंग्लैंड में कच्चे माल और पूंजी की अधिकता के माहौल में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से शुरू हुई। वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप उद्योग धंधों और उत्पादन के तरीकों में आमूल परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए प्रमुख आविष्कारक और वर्ष: तेज चलने वाले शटल यानी फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया जॉन के 1733 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी सूत काटने का यंत्र
जेम्स हारगिव्ज ने आविष्कार किया 1775 में। पानी की शक्ति से चालित स्पिनिंग जेनी, पानी की शक्ति से चालित स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम जिसे भी कहते हैं, इसकी खोज रिचर्ड आर्कराइट ने किया 1767 में। भाप चालित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया 1769 ईस्वी में। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया सैमुअल क्रॉफ्टन ने 1776 ईस्वी में। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा यानी पावर लूम, इसका खोज एडमंड कार्टराइट ने किया 1785 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया हेम्फ्री डेवी 1875 ईस्वी में। पंपिंग बिली का आविष्कार किया स्टीफेंस। कोक का दर्पण हेतु प्रयोग का खोज आविष्कार किया अब्राहम डर्बी। रोलिंग एंड पुलिंग आयरन का आविष्कार किया हेनरी कॉट। कॉटन जीन का आविष्कार किया वियंटने ने 1793 ईस्वी में। स्कॉटलैंड के मैकडम ने पक्की सड़कें बनाने की विधि खोजा। पक्की सड़कों के निर्माण ने इस क्रांति को गति दी। चुंगी प्रथा का अंत, व्यापार से आंतरिक चुंगी के मध्ययुगीन प्रतिबंधों के हटा दिए जाने से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रगति में जोर पकड़ा। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक बनावट ने भी औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाई। इंग्लैंड के चारों ओर जल किनारा कटा होने के कारण समुद्री तट बंदरगाह के लिए उपयुक्त है, जिससे इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में सुगमता प्राप्त थी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण में आवश्यक खनिज पदार्थों का अधिक है, लोहा तथा कोयले की खानों की बहुलता है तथा वहाँ की नदियाँ विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यातायात एवं संवहन के क्षेत्र में भी इंग्लैंड के धनी होने से यहाँ सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति संभव हुई। सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही यातायात के क्षेत्र में भी सुधार हुए। इस दिशा में मेटकॉफ, टेलफोर्ड, ब्रिडले, रेनी आदि विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिडले नामक इंजीनियर ने 1771 ईस्वी में इंग्लैंड में नहरों का निर्माण कर औद्योगिक क्रांति के प्रवाह को विशेष गति देने का कार्य किया। 1790 से 1794 ईस्वी के बीच इंग्लैंड के सभी प्रमुख शहर एक दूसरे से नहरों द्वारा जोड़ दिए गए, जिससे बंदरगाहों का औद्योगिक इलाकों से सीधा संबंध स्थापित हुआ। 1803 ईस्वी में फुलटन नामक व्यक्ति ने प्रथम भापसीय नौका का निर्माण किया। इससे भाप शक्ति द्वारा चलने वाले समुद्री जहाजों का भी निर्माण होने लगा। 1814 ईस्वी में जॉन स्टीफेंसन ने सर्वप्रथम ऐसे इंजन यानी भाप इंजन का आविष्कार किया जो लोहे की पटरी पर अपनी भाप शक्ति से चलने में समर्थ था। इसी समय इंग्लैंड में विद्युत तार एवं मोटर गाड़ियां का आविष्कार हुआ। 18वीं शताब्दी में बिजली एवं वायुयान जैसे उपयोगी साधनों का विकास हुआ। इससे यातायात एवं संवहन के साधनों में जबरदस्त सुधार व प्रगति हुआ, जिसका प्रभाव औद्योगिक क्रांति पर पड़ा। 19वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के प्रवाह में बहकर यूरोप के लगभग सभी देश और अमेरिका भी औद्योगिक देश बन गए। इंग्लैंड के बाद औद्योगिक क्रांति आरंभ करने वाला राष्ट्र फ्रांस था। रूस में औद्योगिक क्रांति सबसे पीछे हुई। जर्मनी औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। विज्ञान और तकनीक के जगत में हुए नवीन आविष्कारों ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को तीव्र गति दी। कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो आदि इस औद्योगिक पुनर्जागरण युग के प्रमुख वैज्ञानिक थे। गैलीलियो ने सर्वप्रथम आधुनिक ढंग की दूरबीन बनाई। इस दूरबीन से देखने पर वस्तु का परिमाण 590 गुना बढ़ जाता था। खुर्दबीन का निर्माण भी इसी समय हुआ था। केपलर
जर्मनी वासी केपलर जर्मनी वासी थे, ने पृथ्वी की धुरी तथा सूर्य के चारों ओर उसके घूमने की पुष्टि की तथा अन्य ग्रहों की परिक्रमा के संबंध में बुनियादी सिद्धांतों का प्रमाण सहित प्रतिपादन किया। टॉर्सेली ने वायु भारमापक यंत्र का आविष्कार किया। फ़ारेनहाइट ने 1725 ईस्वी में ताप मापक यंत्र का निर्माण किया। विश्व का पहला इस्पात कारखाना सेलफील्ड में स्थापित हुआ। इंग्लैंड के वैज्ञानिक जेथरो टल ने ड्रिल नामक यंत्र का आविष्कार किया, जो खेतों में जुताई और बुआई एक साथ करता था। इंग्लैंड के लॉर्ड टाउनसेल ने फसल चक्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फ्लाइंग शटल 1743 ईस्वी में जॉन के नामक लंकाशायर निवासी ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। इस मशीन से जुलाहे उतने ही समय में पहले की अपेक्षा दुगना से अधिक चौड़ा कपड़ा बुन सकते थे, पर सूत पुराने प्रकार के चरखों पर ही काटे जाते थे। 1760 ईस्वी में पत्थर के कोयले के द्वारा भट्ठी में लोहा ढालने के तरीके का आविष्कार हुआ। अब ढलुआ लोहा काफी मात्रा में तैयार किया जाने लगा। 1779 में पहला लोहे का पुल बना। लोहे के लेथ का निर्माण हेनरी मिंडसले ने किया था। 1790 ईस्वी में लोहे का पहला जहाज बना। फिर रेल जहाज तथा अन्य मशीनों में लोहे का इस्तेमाल तेजी से होने लगा। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कृषि क्रांति का सूत्रपात आर्थर यंग द्वारा किया गया था। स्पिनिंग जेनी 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्ज ने 8 चरखों पर सूत तैयार करने वाली मशीन बनाई, जिसका नाम उसने अपनी पत्नी के नाम पर स्पिनिंग जेनी रखा। इस मशीन पर एक ही आदमी 8 चरखों के बराबर सूत तैयार कर सकता था। वाटर फ्रेम 1769 ईस्वी में आर्कराइट ने जल शक्ति या जानवर द्वारा चलाई जा सकने वाली सूत काटने की मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन से ऊनी और सूती कपड़े अधिक मात्रा में तैयार होने लगे। इतिहासकार ट्रेवेलियन ने आर्थर यंग को नई खेती का अवतार कहा था। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया। आगे चलकर भाप की शक्ति का प्रयोग कताई बुनाई के कामों के अतिरिक्त छापाखाना, यातायात के साधनों और लगभग सभी प्रकार के कल कारखानों में होने लगा। म्यूल 1779 ईस्वी में क्रॉम्पटन ने म्यूल नामक मशीन का आविष्कार किया। यह मशीन हारग्रीव्ज और आर्कराइट की मशीन का मिश्रण थी। इससे काफी पतला सूत काटना संभव हो गया। 1785 ईस्वी में कार्टराइट ने बुनाई की उन्नति के लिए पावर लूम नामक जल शक्ति के सहारे चलने वाला एक करघा निर्मित किया, पर इसका प्रयोग केवल सूती वस्त्रों तक ही सीमित था। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली वाष्प चालित रेलगाड़ी बनी। 1807 ईस्वी में फुलटन ने वाष्प चालित जहाज बनाया। हेनरी बेल ने समुद्री यात्रा करने में सक्षम जहाज बनाने की दिशा में प्रगति की। इंग्लैंड के कोयला उद्योग की परेशानी 19वीं सदी तक कोयले का खर्च तो दुगना हुआ, पर खान खोदने के तरीके पुराने थे। खान खोदने में मजदूर को हमेशा जान खोने का डर रहता था। 180 फीट नीचे खान में जाना संभव न था। कभी छत गिरने का डर तो कभी गैस का। फिर खानों तक यातायात के साधन भी अच्छे नहीं थे। 150 वर्ष लगे इस कठिनाइयों को दूर करने में। 1829 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली भाप चालित गाड़ी बनाकर उस पर यात्रा की। बस उद्योग के क्षेत्र में हुए नवीन व महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के कारण इंग्लैंड में सूती बस उद्योग खूब पनपा व तीव्र गति से विकसित हुआ। इंग्लैंड के कोयला उद्योग का भी औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण स्थान है।
अब्राहम डार्बी नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम 1709 ईस्वी में कोक या अधजले कोयले के रूप में कोयला का व्यवहार किया। 1750 ईस्वी में इंग्लैंड में कुल कोयले का खर्च केवल 50 लाख टन था। 1705 ईस्वी से 1709 ईस्वी के बीच न्यूकोमेन नामक व्यक्ति ने भाप चालित पंप का आविष्कार किया। इससे खान से पानी आसानी से निकालना संभव हुआ। 1815 ईस्वी में हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। इससे खानों में अंधेरे में काम करना भी संभव हुआ। 1837 ईस्वी में खान के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए सर्वप्रथम पंखा लगाया गया। इससे खान के अंदर की अतिरिक्त गर्मी से मजदूरों को राहत मिली। 1814 ईस्वी में जॉन स्टीफेंसन के द्वारा प्रथमतः रेलगाड़ी का इंजन बनाने और 1825 ईस्वी में रेलगाड़ी का आविष्कार से यातायात के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड के अधिकतर भीतरी हिस्सों में नहरों का जाल बिछ गया था। 1807 ईस्वी में पानी के जहाज का आविष्कार हो चुका था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के मध्य तक यातायात के साधनों में अभूतपूर्व प्रगति होने से इंग्लैंड में औद्योगिक प्रगति को पर्याप्त बल मिला। प्रजातंत्रवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, संस्कृति प्रगति तथा राजनीति व आधुनिक युग की आर्थिक समस्या औद्योगिक क्रांति के ही परिणाम है। आधुनिक युग का पूरा इतिहास ही फ्रांस की राजक्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप गृह उद्योग व कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। औद्योगिक क्रांति ने एक तरफ तो नए नए नगर बसाया, दूसरी तरफ बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। औद्योगिक क्रांति ने समाज की आर्थिक विषमता को बढ़ाया। मालिक और मजदूर, शोषक और शोषित दो नए वर्ग बना दिए, जिनमें खाई से आर्थिक दूरी पैदा कर दी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड का आर्थिक विकास हुआ और उसके व्यापार की खूब उन्नति हुई। इंग्लैंड अब उद्योग प्रधान देश बन गया। मैनचेस्टर और लंकाशायर इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। इंग्लैंड में कपास बनाने के उद्योग ने 1850 ईस्वी के बाद अधिक उन्नति की। रेशों को छाटने और सूती कपड़े के सूत काटने के यंत्रों व स्वचालित यंत्रों के आविष्कार के फलस्वरूप स्त्रियां व छोटे बच्चों भी आसानी से सूत काट सकते थे। सूती वस्त्र के लिए पर्याप्त रुई हिंदुस्तान, मिस्र, ब्राजील आदि देशों से मंगा ली जाती थी। ऊन आता था पर्याप्त मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से। सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग इंग्लैंड में खूब उन्नति कर रहा था। 1840 ईस्वी के बाद इंग्लैंड में फीता, गंजी और मौजा का उद्योग खूब उन्नति करने लगा और 1864 ईस्वी तक इनके कई कारखानों इंग्लैंड में खोले गए। औद्योगिक क्रांति के ही कारण 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन विश्व के अत्यंत समृद्ध देशों में से एक था। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि उसने नेपोलियन के विरुद्ध गुटबंदी कर अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को आर्थिक सहायता दी। इंग्लैंड ने नए नए जिलों का निर्माण औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। साम्राज्यवाद का विकास जो इंग्लैंड ने किया वह औद्योगिक क्रांति का एक प्रत्यक्ष परिणाम था। औद्योगिक क्रांति का बुरा परिणाम मजदूरों को भुगतना पड़ा। उनसे 16 से 17 घंटे काम लिए जाते थे, बदले में रहने को गंदा वातावरण और अत्यंत कम मजदूरी। मुक्त व्यापार। आधुनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति में लेज़ी-फेयर सिद्धांत की चर्चा करते हुए बतलाया कि सरकार को औद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यवसाय के क्षेत्र में लगे लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार ही मालों का दाम और मजदूरी की दर निश्चित होनी चाहिए। इसी सिद्धांत से मुक्त व्यापार का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ
औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप साधारण व्यापारी भी पूंजीपति हो गए और वे सरकारी हस्तक्षेप को नापसंद करने लगे। इसलिए इन पूंजीपतियों ने उद्योग व्यापार आदि पर कोई प्रतिबंध न लगाने का सिद्धांत अपनाया, जैसे लेसेस-फेयर कहा गया। औद्योगिक क्रांति द्वारा पहले पूंजीवाद का जन्म हुआ और बाद में उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव विश्वव्यापी था। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव तीव्र गति से एशिया, अफ्रीका आदि के उपनिवेशों एवं पिछड़े देशों तक भी पहुंच गया। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जापान में शुरू हुआ और आधुनिक विश्व की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं औद्योगिक क्रांति से जुड़ी हुई है और उसी का प्रतिफल कही जा सकती है। प्रथम विश्व युद्ध। बिस्मार्क ने भविष्यवाणी की थी। विश्व युद्ध निकट पूर्व वैज्ञानिक बाल्कन देश में आरंभ होगा और उसकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरू हुआ। 4 वर्षों तक चलने वाला इस महायुद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण। शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ। 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुआ और प्रथम विश्व युद्ध का अंत यानी खत्म 11 नवंबर 1918 को हुआ। शुरुआत 28 जुलाई और खत्म 11 नवंबर को हुआ। तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया देश के एक क्रांतिकारी के द्वारा हुआ। युद्ध अवधि 4 वर्ष 4 महीने 18 दिन। 4 वर्ष 4 महीने 18 दिन युद्ध चला। को शामिल कुछ देश 37 देश हुए। पराजित पक्ष और विजेता पक्ष। पराजित पक्ष धुरी राष्ट्र कहलाया और विजेता पक्ष मित्र राष्ट्र कहलाया। पराजित पक्ष यानी धुरी राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी था और विजेता पक्ष में मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्र के ओर से लड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के सिंहासन का उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड ने 28 जून 1914 ईस्वी को बोस्निया के राजधानी सराजेवो में सर्बिया देश के एक क्रांतिकारी द्वारा हत्या कर दिया जाना था। राजकुमार फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सराजेवा आ रहे थे। उसकी यात्रा का उद्देश्य बोस्निया के लोगों में साम्राज्य के प्रति भक्ति उत्पन्न करना था। एक सर्ब क्रांतिकारी के द्वारा फर्डिनेंड की हत्या किए जाने पर ऑस्ट्रिया की सरकार ने इस जघन्य हत्याकांड के लिए सर्बिया राष्ट्र को जिम्मेदार माना और उसके समक्ष 12 कड़ी शर्तें रखी। सर्बिया ने 9 शर्तें स्वीकार कर ली और 3 शर्तों संबंध में आपत्ति की। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को हैग सम्मेलन या महान शक्तियों के सम्मेलन में अपनी मांग रखने को कहा, पर ऑस्ट्रिया के राजनीतिक और सैनिक पदाधिकारी युद्ध के प्रति इतने आकांक्षित थे कि उन्हें सर्बिया के खिलाफ 28 जुलाई 1914 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। इस घटना से ही प्रथम विश्व युद्ध का श्री गणेश हो गया। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद ही इसका अंत हुआ। बाल्कन प्रदेश से प्रथम विश्व युद्ध स्थानीय युद्ध के रूप में शुरू हुआ था, पर शीघ्र ही सारा संसार युद्ध के लपेटों में घिर गया। प्रथम विश्व युद्ध में सारा संसार 2 गुटों में विभाजित हो गया था। एक गुट धुरी शक्ति या धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया और दूसरा गुट मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। धुरी राष्ट्र का नेता जर्मनी था। धुरी राष्ट्र गुट में शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली आदि देश। 3 नवंबर 1914 ईस्वी को तुर्की भी धुरी राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। बुल्गारिया के बाद धुरी राष्ट्र की ओर मिल गया। मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान आदि के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य देश भी मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में कूद पड़े।
प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण गुप्त संधियां, आर्थिक प्रतिद्वंद्विता, उग्र राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और शस्त्रीकरण, समाचार पत्रों का झूठा प्रचार, फ्रांस के बदले की भावना, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, बाल्कन प्रायद्वीप में साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता। सामाजिक कारण ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली ने संयुक्त रूप से 1882 ईस्वी में त्रिगुट का निर्माण किया। त्रिगुट एवं त्रिदेशीय संधि के कारण समस्त यूरोप दो गुटों में बंट गया था, जिनके बीच षड्यंत्रों एवं आक्रमणों का घात प्रतिघात होता रहता था, जिसकी परिणति महायुद्ध अथवा प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क को माना जाता है। काला हाथ सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। प्रोफेसर फे के अनुसार युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्निहित कारण गुप्त संधियों का प्रणाली थी, जिसका विकास फ्रांस और पर्सा के युद्ध के बाद हुआ। इसने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को ऐसे दो गुटों में बांट दिया जिनमें एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ता रहा और जो अपनी सेना और नौसेना की शक्ति बढ़ाते रहे। बिस्मार्क ने यूरोप में गुप्त संधियों की प्रथा चलाई थी, जिसके कारण विश्व राजनीति का वातावरण काफी दूषित हो गया था। 1879 ईस्वी में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ गुप्त संधि की और 1882 ईस्वी में इटली भी इस गुप्त संधि में सम्मिलित हो गया, जिससे त्रिगुट का निर्माण हुआ। 1887 ईस्वी में जर्मनी और रूस के बीच संधि हुई। 1894 ईस्वी में फ्रांस और रूस की संधि हुई। इंग्लैंड ने 1902 ईस्वी में जापान, 1904 ईस्वी में फ्रांस और 1907 ईस्वी में रूस के साथ संधि की। इससे एक और त्रिगुट यानी मित्र गुट का निर्माण हुआ। आपसी गुटबंदी के कारण यूरोप दो राजनीतिक खेमों में बढ़ गया। 1912-13 के बाल्कन युद्ध ने युद्ध को अनिवार्य बना दिया और बहुत हद तक बाल्कन युद्ध ही प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी बना। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप के राष्ट्रों में भयंकर आर्थिक प्रतिद्वंद्विता भी युद्ध का आधार तैयार कर रहा था। रूस जापान युद्ध 1904-05 ईस्वी में हुआ था, जिसका अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था। युद्ध का वास्तविक कारण उग्र राष्ट्रीयता और उसके कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्धा तथा पारस्परिक आकांक्षा थी। वस्तुतः उग्र राष्ट्रीयता यूरोप के लिए अभिशाप सिद्ध हुई। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड उग्र राष्ट्रीयता के नशे में चूर थे, जबकि बाल्कन प्रायद्वीप के यूनान, सर्बिया आदि छोटे छोटे देशों में भी राष्ट्रीयता की भावना उग्र होती जा रही थी। साम्राज्यवाद प्रथम विश्व युद्ध का एक आधारभूत कारण था। अफ्रीका और चीन साम्राज्यवादी प्रतियोगिता के पहले शिकार हुए। साम्राज्यवादी दौर में जर्मनी सबसे पीछे आया था। 1804 ईस्वी में जब अफ्रीका का पता लगा तो यूरोपीय राष्ट्र भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़े। साम्राज्यवादी भूख ने सैन्यवाद और शस्त्रीकरण को इतना बढ़ाया कि फ्रांस, जर्मनी आदि साम्राज्यवाद राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय आमदनी का 85% सैनिक तैयारी पर खर्च कर रहे थे। 1905 ईस्वी में मोरक्को संकट और 1911 ईस्वी में अगादिर संकट के कारण फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध होते होते बचा। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व प्राय सभी देशों को समाचार पत्र एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। इससे एक दूसरे की राष्ट्रीयता भावना को ठेस पहुंच रही थी। फ्रांस पर्सा युद्ध में पराजित हुआ। फ्रांस जर्मनी से अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेना चाहता था। यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय अराजकता फैल चुकी थी। त्रिगुट का सदस्य होते हुए भी इटली ने रूस और फ्रांस से समझौता कर विद्वेष को बढ़ावा दिया। 1912-13 ईस्वी में बाल्कन संकट गंभीर रूप ले चुका था। ऑस्ट्रिया सर्वराष्ट्रीयता को कुचल रहा था, इसलिए वह प्रथम विश्व युद्ध के लिए स्पष्ट रूप से उत्तरदायी था। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध की घोषणा के साथ ही फ्रांस और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की सहायता का
वचन दिया। 23 जुलाई 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस को युद्ध की तैयारी बंद करने के लिए अल्टीमेटम भेजा, जिसे रूस ने अस्वीकार कर दिया। इस पर जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। जर्मनी ने रूस पर 1 अगस्त 1914 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। रूस की विरुद्ध जर्मनी ने अपनी सेना को बेल्जियम होकर गुजरने की आज्ञा दी, जो 1839 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय संधि शर्तों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन था। 1839 ईस्वी की संधि बेल्जियम को निष्पक्ष रखने का संबंध में थी। बेल्जियम की मदद हेतु इंग्लैंड तैयार हो गया और इस क्रम 8 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड भी यूरोपीय युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। 3 नवंबर 1914 ईस्वी को तुर्की धुरी राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। जापान भी जर्मनी के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी में इटली ने भी ऑस्ट्रिया और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने बड़े पैमाने पर समुद्री युद्ध किया। पानी की सतह के नीचे चलने वाले पनडुब्बी जहाज से उसने शत्रु पक्ष को हानि पहुंचाना शुरू किया। जर्मनी ने तटस्थ देशों को सूचना दी कि यदि उनके जहाज ब्रिटेन के इर्द-गिर्द पाए जाए तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। तटस्थ देशों ने जर्मनी की घोषणा का विरोध किया। मार्च 1917 ईस्वी में जर्मनी ने इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को अपने यू-बोट द्वारा डुबो दिया। जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 अमेरिकी थे। इससे अमेरिका जर्मनी से नाराज हो गया। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका भी जर्मनी के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल होने वाले अन्य राष्ट्र थे जापान, सर्बिया, यूनान, श्याम, क्यूबा, ग्वाटेमाला, ब्राजील, साइबेरिया आदि। धुरी राष्ट्र यानी नेता जर्मनी था की ओर से शामिल होने वाले अन्य राष्ट्र ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि थे। 1917 ईस्वी तक रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था, पर रूस ने बोल्शेविक क्रांति के कारण जारशाही का अंत हो गया और सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। रूस की बोल्शेविक सरकार ने जर्मनी से 1918 ईस्वी में संधि कर ली और युद्ध से अलग हो गया। तुर्की धुरी शक्ति की ओर से लड़ रहा था, किंतु अक्टूबर 1918 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 7 अक्टूबर 1918 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने राष्ट्रपति विल्सन के पास आवेदन पत्र भेजा, संधि के लिए प्रार्थना की। 3 नवंबर 1918 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अब मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में जर्मनी अकेला रह गया। युद्ध क्षेत्र में अकेली बची जर्मनी की सेना पराजित हो रही थी। उसकी आंतरिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और जर्मन जनता शांति के लिए तड़प रही थी। मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के विरुद्ध कायम शक्ति मोर्चा का सेनापति जनरल फ्रांच था। 8 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मन सरकार के प्रतिनिधित्व राष्ट्रों के सेनापति जनरल फ्रांच से आत्मसमर्पण और विराम संधि के लिए मिले। जनरल फ्रांच ने मित्र राष्ट्रों की ओर से जर्मनी के समक्ष संधि हेतु कठोर शर्तें रखी, जिन्हें मानने के अलावा जर्मनी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मन प्रतिनिधियों ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार 4 वर्षों तक चले प्रथम विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 को हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से 32 देशों ने और 5 राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों या धुरी शक्ति की ओर से भाग लिया। जर्मनी की ओर से 2 करोड़ और मित्र राष्ट्रों की ओर से 4 करोड़ सैनिक ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में 58,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। 13,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का विनाश हुआ। 13,000 करोड़ की संपत्ति विनाश हुआ।
4 वर्षों में 80 लाख व्यक्ति मारे गए, 60 लाख व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए, 1 करोड़ 30 लाख व्यक्ति समान रूप से घायल हुए। दोनों पक्षों के 80 लाख व्यक्तियों का पता नहीं चला। प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ी देन राष्ट्र संघ थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 18 जून 1919 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास वर्साय की शांति सम्मेलन बुलाया गया। वर्साय शांति सम्मेलन में विजयी मित्र राष्ट्रों ने संधियों और समझौतों का प्रारूप तैयार किया। पराजित राष्ट्रों की भूमिका केवल शांति संधि पर हस्ताक्षर करने तक सीमित थी। वर्साय की संधि के लिए पेरिस शांति सम्मेलन में 27 विजयी मित्र राष्ट्र निमंत्रित थे, पर संधि के शर्तों केवल 3 देश ही तय कर रहे थे। ब्रिटेन, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे, फ्रांस प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो था और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। जर्मनी के साथ मुख्य संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई, जिसे वर्साय की संधि कहा जाता है। वर्साय की संधि से सबको निराशा हुई। जर्मनी और उसके साथी देशों को हर प्रकार से पंगु बनाने का प्रयास किया गया। मित्र राष्ट्र यानी संधि का जन्मदाता भी और संधि पर हस्ताक्षरकारी हारे राष्ट्र भी इससे असंतुष्ट थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने वर्साय की संधि को नामंजूर कर दिया था। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मन प्रतिनिधियों के साथ समान शिष्टाचार का पालन भी नहीं किया गया। जर्मनी पर युद्ध क्षतिपूर्ति की इतनी रकम लाद दी कि तो उसके लिए उस रकम को चुकाना असंभव था। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और उपनिवेशिक भूभाग को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच बांट दिया गया। जर्मनी से मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के हर्जाने के रूप में 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि मांग की। अन्य पराजित राष्ट्रों को भी कठोर और अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी के साम्राज्य छिन्न भिन्न कर दिए गए। पोलैंड के राज्य में ऐसे भूभाग जोड़ दिया गया जिससे पोल जाति के लोग नहीं रहते थे। तुर्की का एशियाई साम्राज्य नष्ट कर दिया गया और उसके साथ भी बेहद अपमानजनक व्यवहार किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध की बीजारोपण वर्साय की संधि में ही हो गया था। वर्साय की संधि से बुरी तरह पराजित जर्मनी में राष्ट्रीय रोष व्याप्त था। जर्मनी के एक समाचार पत्र में कहीं हम भूल न जाएं शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया संसार के राष्ट्रों की मंडली में जर्मनी अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेगा और तब 1919 का बदला इन शब्दों के द्वितीय विश्व युद्ध के बीच विद्वान था। हिटलर ने जर्मनी में नास्ती यानी नाजी पार्टी का संगठन किया। हिटलर ने जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आक्रामक विदेशी नीति का मार्ग चुना, जिसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में होनी थी। हिटलर ने जर्मनी के नास्ती यानी नाजी पार्टी का संगठन किया। हिटलर ने जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्ति के लिए आक्रामक विदेशी नीति का मार्ग चुना, जिसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में होना ही था। चीन नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप सब्सक्राइब शेयर करें।